बीसीएल में आप सभी का स्वागत है और आज हम एक चर्चा करने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय में लीगल कॉम्प्लायंसेस। एचआर को और बिजनेसमैन के लीगल कॉम्प्लायंसेस को देखते हुए और उनके मैन पावर का पॉइंट को देखते हुए, और इस चर्चा पे डिस्कस करने के लिए हमारे बीसीएल मंच पे जसजीत जी प्रेजेंट हैं। जसजीत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जसजीत जी को एक कहा जाए तो सर्जन या एक्सपर्ट इस लीगल कॉम्प्लायंस का लखनऊ में कहा जाता है। और जसजीत जी, आज हम आपसे ये जानना चाहते हैं और हमारे दर्शक कि पहले तो हमें बताइए कि ये लीगल एचआर कॉम्प्लायंसेस, ये वर्ड की डेफिनेशन क्या है? हम सुनते तो हर जगह से हैं, बट एक्चुअल इसकी मीनिंग शायद हम आपसे जान पाए। देखिए, ह्यूमन रिसोर्स से जितने भी रिलेटेड लीगल कंप्लायंसेस होते हैं, जैसे कि उनका स्टैंडिंग ऑर्डर है, यानी किसी भी कंपनी को जब वो बनती है तो उसको एक मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर बनाना होता है। मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है लीव पॉलिसी। अगर उसके पास 100 आदमी से ज्यादा है तो उस लीव पॉलिसी को रजिस्टर कराना रहता है, और अगर उसकी एक पर्टिकुलर स्ट्रेंथ से ज्यादा है तो मैंडेटरीली उसको ईएसआईसी, जो कि गवर्नमेंट की स्कीम है, उसमें रजिस्टर कराना होता है, और 20 या 20 से ज्यादा होते हैं तो उसको ईपीएफ में कराना होता है। सारे लीगल कंप्लायंसेस इसी से रिलेटेड होते हैं। तो यानी ये जब भी चैलेंज होता है, चाहे वो ग्रेजुटी में चैलेंज होता है या केबी होता है, किसी इंप्लॉय की सैलरी को कैसे ब्रेकअप किया जाए, उसका कंपनसेशन स्ट्रक्चर कैसे डिजाइन होना चाहिए होता है, तो इट इज मोर ऑफ अ प्रिवेंशन एंड, सो दैट जब कोई भी लीगल इश्यू आए तो हमको नोन नहीं रहे कि क्या कॉस्ट इनकर होने वाली थी। सर, जैसे अगर देखा जाए तो 5 एम्प्लॉय से लेके 25-30 एम्प्लॉय का जो एक एंटरप्रेन्योर होता है या एक डायरेक्टर होता है या प्रोप्राइटर होता है, हर जगह ऐसे ज्यादातर पाए जाते हैं एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी इंडस्ट्री में। तो इनके लिए जहाँ पे 5 से लेके 25-30 स्टाफ हैं और उनके अंडर वर्क कर रहे हैं किसी भी यूनिट में, तो उनके लिए क्या बेसिक चीजें हैं जिसपे उनको ध्यान रखना पड़ेगा इन नॉर्म्स में, सो दैट उनकी चीजें हमेशा एक स्मूथ वर्किंग में मेंटेन रहे? सर, मैं इस बात को ऐसे कहूंगा 5 से 25 के लिए आपको कि रिस्क एनालिसिस क्या है। अगर आपके पास 10 से नीचे है तो प्राइमरीली आपकी प्रीमिसेस को रजिस्टर्ड होना चाहिए अंडर शॉप एंड कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट। अगर आपके 10 ऑफिस हैं तो आपके 10 रजिस्ट्रेशन होंगे, तो पहले तो वो रजिस्ट्रेशन हो चाहिए। 10 के ऊपर ईएसआईसी होता है। अब यहाँ में रिस्क एनालिसिस भी होता है कि 10 के नीचे एम्प्लॉइज है तो आप ईएसआईसी में लीगली रजिस्टर करने के लिए बाध्य नहीं है। लेकिन अगर आपके ऊपर 5 है, उस केस में अगर किसी एम्प्लॉय को काम करते वक्त या काम करने की वजह से अगर कोई एक्सीडेंट या कुछ हो जाता है तो इस केस में लायबिलिटी किसके पास आती है? तो वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट में ये लायबिलिटी प्रिंसिपल एम्प्लॉयर के पास आती है। यानी भले आपने कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू आदमी रखा हो, लेकिन चूंकि काम तो वो आप ही का कर रहा है, तो उस केस में लायबिलिटी आपकी होती है। वो लायबिलिटी बहुत ह्यूज होती है, मतलब वो एज माइनस 60, तो वो 15, 20, 25 लाख। तो लेकिन लीगल नहीं। तो कई बार क्या होता है, ईएसआईसी इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो कई बार हम कंपनीज को सजेस्ट करते हैं कि रिस्क एनालिसिस इतना ज्यादा है कि और आपका काम जैसा भी हो तो इसको कवर करना चाहिए। ऑल्दो ईएसआईसी गवर्नमेंट की स्कीम है जो कि एम्प्लॉयर्स को मैंडेटरी लेनी पड़ती है। इट इज कॉल्ड एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट। तो इसको लेना पड़ता है। इसमें एम्प्लॉइज काम करते हुए जब तक वो आपका काम कर रहे हैं, उसके रिलेटेड जितना भी उसका डोमिसिलरी ट्रीटमेंट होता है, उसके डिपेंडेंट्स का, यानी पत्नी का, बच्चे का, माँ बाप अगर कमा नहीं रहे, वो सारे लोगों का ट्रीटमेंट डोमिसिलरी और प्लस कुछ और भी चीज है, वो सारी चीज कवर होती है। और जो इंश्योर्ड पर्सन रहता है उसकी भी डोमिसिलरी, और उसको चोट लग गई या कोई भी लग गई काम करने के दौरान, वो सारा ये होता है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम है। 4 डिस्पेंसरीज लखनऊ में है और एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है पिकेडली के सामने। यानी आपकी एमआरआई करानी हो या कुछ भी कराना हो, और इनकेस ईएसआईसी अगर उस बीमारी का हल उनके पास नहीं है, वो इक्विपमेंट नहीं है, तब वो प्राइवेट में या सरकारी अस्पताल में रेफर कर देता है। तो उसका जो पेमेंट होगा वो भी कैशलेस होता है। वो पीजीआई हो चाहे लोहिया हो, वो कैशलेस होता है, उस केस में देना नहीं। और
स्टाफ के ऊपर कोई लोड नहीं आना है, स्टाफ के ऊपर और एम्प्लॉयर के ऊपर कोई लोड नहीं आना, बल्कि उस दौरान का कंट्रीब्यूशन भी उसको जमा नहीं करना है। सैलरी का सर ये कितना % डिडक्शन होता है? देखिए इसमें 2 पोर्शन जमा होता है, 3.25 एम्प्लॉयर को जमा करना होता है और 0.75 एम्प्लॉय को जमा करना होता है। तो टोटल मिला के मंथली सैलरी का 4% जमा होता है, ठीक है। और ये स्ट्रिक्टली फॉर एम्प्लॉयर है। ये एम्प्लॉयर के लिए अगर वो पर्सनल एक्सीडेंट कुछ उसका होगा तो वो इसमें कवर नहीं होगा। अगर वो घूमने गया हुआ है या किसी पर्सनल काम से गया हुआ है तो उसको कतई नहीं कवर होगा उसमें। अब सर एक और क्वेश्चन आता है कि ESI हम लोग सब लोग सुनते रहते हैं, आए दिन कहीं से चर्चा होती रहती है, कहीं सुनते रहते हैं, बट इसकी जागरूकता कम है या लोग कराते नहीं हैं, जबकि एक बहुत ही बेनिफिट है उनके लिए भी जो वहाँ के प्रोप्राइटर डायरेक्टर हैं और उनके यहाँ स्टाफ जो उनको एज अ फैमिली ट्रीट करते हैं। क्योंकि जब भी इमरजेंसी या ऐसे सर्कमस्टेंसेस आते हैं तब या तो प्रोप्राइटर या डायरेक्टर एक लिमिटेड फंड के पीछे हट जाता है लगा के, और शायद उनका मैन पावर जो वो काम कर रहा है वो भी एक लिमिटेड एक्सेस के ऊपर फंड नहीं लगा सकता है। तो ऐसा क्या रीजन है कि अभी भी बहुत जगह पे जो सैलरीज लोगों की जा रही हैं वहां ये पार्ट मिसिंग है? इसके देखिए 2 कारण है अवेयर ना होने के। पहली बात तो जितनी भी ये प्रैक्टिस है HR की, ये ज्यादातर डिस्प्यूट होने के बाद है। यानी जब किसी को चोट लग गई या एम्प्लॉयर नहीं दे पा रहा पैसे तो वो फिर ढूंढता है और उस वक्त उसको एक्सपेंसेस हाई पड़ते हैं। हम लोग जो करते हैं, डिसाइड करते हैं, हम लोग कंपनी के बिहाफ पर एम्प्लॉइज को असिस्ट करते हैं, जिसमें कि जो प्रोसेसेस होते हैं, सरकारी एक स्कीम लेने का प्रोसेस है, क्योंकि सरकार ने प्रोक्योर किया हुआ है ताकि उसका मिसयूज ना हो। पहले जमाने में लोग दूसरे की फोटो लगा के करते थे, अब उन्होंने आधार कंपलसरी कर दिया। अगर आपने अपनी फैमिली को ऐड कराना चाहते हैं इंश्योरेंस स्कीम में तो आपको उनका आधार लेना जरूरी है। अगर वो माइनर है तो नहीं, लेकिन वो जरूरी, कि उसका मिसयूज होता था। तो कई बार एम्प्लॉय के लिए बीइंग बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है तो वो कर नहीं पाता है, और एम्प्लॉयर के पास भी टाइम नहीं होता और बीच में कोई नहीं है, तो इसलिए ये अक्सर स्कीम नेगेटिव एंड में चली जाती है, एम्प्लॉय एंगल पे भी और एम्प्लॉयर एंगल पे, इसलिए ये चीज होती है। अब सर एक सवाल, मान लीजिए आप एज अ लीगल कॉम्प्लायंस किसी फर्म को देख रहे हैं जहाँ पे 15 से 20 लोगों का मैन पावर है, तो वहाँ क्या क्या पॉइंट्स आप उस ऑर्गेनाइजेशन का कवर करते हैं? देखिए क्या है कि पहले तो ESI PF तो HR सैलरी उनका बनाना उस हिसाब से बने। सैलरी का कंपनसेशन स्ट्रक्चर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो भी ग्रेजुटी या बोनस सब्सिक्वेंटली अगर एम्प्लॉय क्लेम करता है जो कि आपको देना चाहिए, वो सारी कैलकुलेशन बेसिक पे होती है। तो अक्सर क्या होता है कि हम रैंडमली सैलरी दे रहे होते हैं 15,000 20,000, हमने उसका कभी भी स्ट्रक्चर नहीं बनाया होता, जिसके एवज में जब भी कभी वो ड्यू होता है, जब वो डिस्प्यूटेड होता है और हमें देना पड़ता है, तो हम 15-20 हजार पे कर रहे होते हैं, हमने कभी इंक्लूड नहीं किया होता। तो इसलिए वो सारी चीजें डिजाइन करना, एम्प्लॉय के अपॉइंटमेंट लेटर डिजाइन करना। जैसे मैं एक क्लाइंट के पास था, उनके साथ क्या प्रॉब्लम हुई कि उनका जो मेन स्टाफ था वो छोड़ के चला गया, और उसने कहा कि भाई साहब मैं तो अगर नोटिस ना देता तो आप मेरा क्या कर लेते। तो अगर हमने ये नोटिस मेंशन किया होता कि हम ये कर लेते, उससे बॉन्ड भरवाया होता कि आपको सिमिलर इंडस्ट्री में ज्वाइन नहीं कर सकते 3 महीने में, तो ये मुझे बिजनेस में हेल्प करता। हम किसी को ये नहीं कह रहे कि आप कैरियर में ग्रोथ ना दो, लेकिन उसको एक मिनिमम नोटिस पीरियड देके जाना चाहिए, और मुझे धोखा दे कि मेरे ही क्लाइंट क्या ज्वाइन नहीं कर सकता, ऐसा लीगली बाइंड कर सकते हैं उसको। तो ये सारे क्लॉज हम इजीली इस लेटर ऑफ एंगेजमेंट। अब अगर हम इस प्रोसेस को फॉलो करते हैं तो लगता है एक कॉर्पोरेट या एक छोटा ऑर्गेनाइजेशन बहुत स्मूथली वर्क कर सकता है बिना एनी इनसिक्योरिटी कि मैन पावर हमें कभी भी डिच ना करे, या मैन पावर की मेडिकल की चीजें भी सारी कवर है, और एज अ फैमिली एनवायरनमेंट दे कैन वर्क। अब इसमें सर एक और सवाल आता है, जब आप इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज एक कॉर्पोरेट की लेते हैं, चाहे वो 10 लोगों की हो या 100 लोगों की हो या 1000 लोगों की हो, तो बड़े लोगों के तो कॉर्पोरेट्स के चलिए ठीक है, उनके पास मैन पावर है, टर्नओवर है, तो वो चीजों को कवर कर सकते हैं। छोटे कॉर्पोरेट्स के लिए जहां 5 लोग हैं, 10 लोग हैं, 15 लोग हैं, या हमारे BCL के दर्शक हैं, वो आपके अपने यूनिट के लिए, अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए, छोटे सेटअप के लिए ये सर्विसेज लेना चाहें,
तो एक डर आता है जो हमारी मेंटेलिटी में है कि हम सीए को भी पे कर रहे हैं, शोरूम में इतने खर्चे हैं, रेंट के, मैन पावर के, फिर स्टॉकिंग के, तो हम अननेसेसरी एक और बर्डन लें तो ये बर्डन कितना महंगा है, हमारे पर मंथ की उसमें कितना हिट करेगा। तो वो एक सर हमको थोड़ा सा आइडिया दीजिए ताकि हमारे दर्शक का एक वो मिथ क्लियर हो कि अगर हम कुछ कम अमाउंट में भी इतनी अच्छी सर्विसेज अपने यहाँ मैनेज करा सकते हैं। देखिए बेसिकली सिंस मैं बहुत प्रिवेंशन एंड पे काम करता हूँ और कंस्ट्रक्टिव तो मैं डिस्प्यूट के बाद ही, मैं डिस्प्यूट से पहले इनके साथ हूँ, तो मैं बताऊं मैं 800 रुपए से लेके 1 लाख रुपए तक लेता हूँ। ये डिपेंड करता है कि आपकी स्ट्रेंथ ऑफ एम्प्लॉइज, तो वो रेस्ट एश्योर्ड कर सकता है कि ऐसा नहीं कि मैं एक या आइडिया या बड़ी बड़ी कंपनीज के साथ काम करता हूँ या लोधा के साथ काम करता हूँ तो मैं लाख ही रुपए लेता हूँ। इट डिपेंड्स अपॉन द एम्प्लॉय किस लेवल की सर्विसेज वो लेना चाहते हैं और करना चाहते हैं। मतलब एक अच्छा कॉर्पोरेट, छोटा कॉर्पोरेट भी इजीली आराम से उसको अफोर्ड कर सकता है। ये सबको अब सर आपने इतने अहम पहलू पे जो इतना जरूरी एक मिनी सेगमेंट और कॉर्पोरेट की हमें सारी जानकारी दी। अब अगर हमारे बीसीएल के दर्शक आपसे जुड़ना चाहें और इस तरह की सर्विसेज अपने बिजनेस यूनिट में कराना चाहें तो वो किस माध्यम से आपसे जुड़ सकते हैं? वो मुझसे डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं। एक तो वो पूछ सकते हैं कि मेरे लिए क्या जरूरी है, क्या नहीं जरूरी है, क्योंकि मेरा मानना है कि कोई भी काम करिए तो पहले अवेयर होके करिए। तो दे कैन ऑलवेज गेट इन टच विद मी कि भाई मेरी ये इतनी ऑर्गेनाइजेशन है, क्या मुझे ये करना जरूरी है। साइट या कोई आपका एड्रेस ऑफिस का और हाँ, मेरा ऑफिस जो है मुरली भवन अशोक मार्ग पे है, 309 3rd फ्लोर और मेरा नंबर है 9839069987 और दे कैन ऑलवेज कनेक्ट मी ऑन फोन और बोथ वेज वो मुझको फोन करके भी आ सकते हैं। जो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट मेरा रह गया, मैं सबको आज की डेट में अवेयर करना चाहता हूँ कि बिजनेस दो ही तरीके से परेशानी का सबब बन जाता है, तरक्की भी। कारण ये होता है कि हमने प्लान नहीं किया। तो मैं अपनी पंचलाइन में हर समय बोलता हूँ कि यू बिकम अ विलफुल डिफॉल्टर रादर देन इनोसेंट डिफॉल्टर। जब आप विलफुली कोई चीज डिफॉल्ट करते हो एटलीस्ट प्लान कर लेते हो कि मैं इस कैटेगरी में मैं 19 लोगों से कभी भी आदमी ज्यादा नहीं रखूंगा अपनी बुक्स में, ताकि मेरे को मालूम है कि 19 से ज्यादा रखूंगा तो मैं पीएफ में कवर हो जाऊंगा और पीएफ में अगर कवर होऊंगा तो मैंने पहले से एनालिसिस निकाल रखा है कि मेरे खर्चे बोझ क्या आएंगे। सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट टूल, कभी भी आप मैन पावर हायर कीजिए तो वो सीटीसी पे हायर करिए, कभी इनहाइल पे हायर मत करिए। वजह ये रहेगी कि वो जो आपको एक परेशानी है कि वो ओवरहेड एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं, वो कभी नहीं बढ़ेंगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अक्सर एसएमई में ये रहता है कि हम आज से लागू कर रहे हैं तो पता लगा 24% का बोझ मेरे ही सर आ रहा है। तो जो आप सब्सिक्वेंट मैन पावर करिए, आपने 20,000 पे एम्प्लॉय किया और सारी कॉस्ट करके उसको बताया भैया 16,800 ये XYZ तुमको हाथ में मिलेगा, तो दैट कैन बी अ कॉस्ट सेविंग ऑल्सो एंड एट द सेम टाइम यू आर कंप्लाइंग ऑल्सो। और ये सब जो मैंने बताया है ये आज की डेट में मैंडेटरी है। अगर आप 10 आदमी के ऊपर हैं और आप नहीं कर रहे हैं तो इट इज इक्वल टू, लोग कहते जरूर है नहीं अवेयरनेस, इट इज इक्वल टू अ क्रिमिनल ऑफेंस। अगर आपने पीएफ नहीं काटा और जमा नहीं किया और आपके 20 आदमी हैं और किसी लड़के ने क्लेम कर लिया तो वो तो जो बेचारा पैसा देना पड़ेगा। दिस इज अंडर आईपीसी नाउडेज। ओके, तो मैं ये बता रहा हूं कि आदमी को समझ लेना चाहिए कि वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, क्योंकि ये हिडन कॉस्ट है। आप अवेयर हैं, हम समझ रहे हैं हमको 25-50% प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन उसमें 15% कभी भी चला जाएगा, इकट्ठे जाएगा। नहीं जसजीत जी, आज आपने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पहलुओं पे हमें और हमारे दर्शकों को इस विषय में बताया और आपका बहुत बहुत धन्यवाद बीसीएल के मंच पे इस जानकारी को। और अमित जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इन्वाइट किया एंड आई एम बीइंग हैप्पी वेरी मच पार्ट ऑफ द बीसीएल मेंबर। थैंक यू। नमस्कार।